हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका चैनल पे। क्लास 10th केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे, उसमें हम लोग फिलहाल अभी पढ़ाई कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो उसी सीरीज को आगे की तरफ बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को स्टडी करेंगे। मैंने आपको 3 4 5 टाइप शायद बताया था पिछले वीडियोस में या ऑफलाइन क्लासेस में भी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें भी हम लोग कुछ और नए टाइप्स के बारे में जानेंगे। अभी इस वीडियो के बाद भी कुछ टाइप्स बचे हुए हैं जिसको मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, है ना। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगला जो वीडियो होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो है। तो इसमें जो भी बातें बताई जाए आपको उसको अच्छे से आप लोग कवर कीजिएगा। इस पे टिका हुआ है आपका आगे वाला जो रिएक्शन का टाइप है वो। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम लोग 3 4 टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें से पहला टाइप्स जो है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। नाम से पता चल गया होगा किसके बारे में बात किया जाए। इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये रिएक्शन तभी पूरा हो पाएगा जब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगा। ये रिएक्शन विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी संभव नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी है और उसके होने से, इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से रिएक्शन पूरा हो रहा है, तो ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन बोलेंगे। यानी जाहिर तौर पे इसका जो डेफिनेशन होगा क्या होगा, वो द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस in the presence of electricity is called electrolysis reaction। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन जो होगा वो पूरा होगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, अगर हम लोग बात करें NaCl को अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे Na+Cl2 ये जो होगा Na, ये बनेगा आपका कैथोड पे और ये बनेगा एनोड पे, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव वाला जो भी होगा सोडियम पे, चूंकि प्लस चार्ज होगा तो सोडियम कैथोड पे जाएगा, और Cl2 पे निगेटिव चार्ज होगा तो ये एनोड पे जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर H2O जो है ना, इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी और अप्लाई करते हैं दो कैथोड और एनोड बनाकर, तो यहाँ भी होगा H2+O2, ठीक है। ये भी आपका बनेगा कैथोड पे और ये बनेगा एनोड पे, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस ना हो तो बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस है भी नहीं, यहाँ दो लगाइए, यहाँ दो लगाइए। Cl2 दो यहाँ लगाना पड़ेगा, दो यहाँ लगाना पड़ेगा। इक्वेशन कहीं भी लिखिएगा बैलेंस्ड फॉर्म में लिखिएगा। तीसरा एग्जांपल दिया जाएगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस पे अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ बनेगा Al+O2। एल्यूमिनियम मेटल है ना, मेटल पे प्लस चार्ज होता है, तो यहाँ पे जाएगा कैथोड पे और O2 कहाँ पे होगा, ये एनोड पे कलेक्ट होगा। अब देखिए ये भी अनबैलेंस्ड फॉर्म में है, यहाँ पे दो लगाएंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। देख रहे हैं इस तीनों रिएक्शंस को मैंने जो एग्जांपल में लिखा है, ये तीनों रिएक्शन जो है कैथोड पे एनोड पे सोडियम क्लोरीन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन, ये कलेक्ट तभी होगा जब इलेक्ट्रिसिटी उस पर अप्लाई किया जाएगा। इस रिएक्शन में हमने देखा क्या कि ये रिएक्शन तभी पूरा हो रहा है
जब इलेक्ट्रिसिटी का इस पे प्रभाव डाला जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन कीजिए इसको। अच्छा, एक और बात इसमें जरा ध्यान से देखिए कि ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है ही। इलेक्ट्रोलाइसिस के अलावा ये और कौन सा रिएक्शन होगा? ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। मैंने क्या बोला था, एक सिंगल सबस्टांस ब्रेकडाउन होके दो या दो से ज्यादा सबस्टांस अगर दे रहा है आपको, तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है, बट यहाँ भी तो एक सिंगल सबस्टांस ब्रेकडाउन हो रहा है तो दो या दो से ज्यादा सबस्टांस हमें मिल रहा है, इसलिए ये जो होगा ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी होगा। और डीकम्पोजिशन में भी स्पेशली ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रहा है तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन भी होगा। नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस किया जाएगा। हो गया? चलिए नेक्स्ट टाइप के बारे में देखा जाए। अगला टाइप ये आपकी बुक में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस मतलब थोड़ा सा उसको एक ही में मिनिमाइज करके दिया हुआ है, ठीक है। एक ही में मतलब उसको एक टॉपिक में उस 3-4 टाइप्स में उसको करे खत्म कर दिया। मैं 3-4 टाइप्स में कर सकता था, बट मैंने इसको सोचा कि डिटेल में इसको किया जाए, ठीक है। अगला टाइप जो है ये है थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए साइंस में जहां भी थर्मल या थर्मल या थर्मो अगर वर्ड आता है तो आप उसको समझ लीजिएगा टेम्परेचर से या हीट से रिलेटेड है। देखिए ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो आप जानते हैं, सिंगल सबस्टांस ब्रेकडाउन होगा, बनेगा 2 और मोर देन 2 सबस्टांस। बट ये डीकम्पोजिशन होगा कब, ये कंपाउंड टूटेगा कब? जब उस पर थर्मल अप्लाई होगा, मतलब उस पर हीट अप्लाई होगा। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, द रिएक्शन in which a substance break down by the effect of heat to form 2 or more than 2 substance is called thermal decomposition reaction। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखिएगा इसमें खास बात क्या होगा, एग्जाम्पल इक्वली इसको मैं कर लूँ, CaCO3 बनेगा क्या, CaO प्लस CO2, लेकिन ये CaCO3 टूटेगा तब जब यहाँ पे आप हीट प्रोवाइड कीजिएगा, ठीक है। KClO3, ठीक है, ये होगा यहाँ पे KCl प्लस O2, ठीक है। KCl प्लस O2 अनबैलेंस्ड है, ये 2 लगेगा, यहाँ भी 2 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा, ये भी बिना हीट का पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इसको समझिए, द रिएक्शन इन विच ए सबस्टांस ब्रेक डाउन, वैसा रिएक्शन जिसमें एक सबस्टांस ब्रेक डाउन होता है यानी टूटता है, बाय द इफेक्ट ऑफ हीट, किसके चलते, हीट के प्रभाव के चलते, है ना। हीट का अगर उस पर इफेक्ट ना डाला जाए तो वो सबस्टांस ब्रेक डाउन नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक सबस्टांस ब्रेक डाउन होता है हीट के प्रभाव से, और हीट के प्रभाव से ब्रेक डाउन होके 2 या 2 से ज्यादा सबस्टांस अगर हमें दे दे, उसी को हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन सिंपल में डिकम्पोजिशन है, लेकिन चूंकि ये हीट के चलते हुआ है
इसको हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन है बट थर्मल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि हीट का इफेक्ट लेते हुए ये हमें 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस दे रहा है। नोट कीजिए इसको, बाकी टाइप्स के बारे में भी बताया जाएगा। नेक्स्ट, देखिए अभी जो मैं 2 टाइप्स को बताऊंगा, ये दोनों टाइप्स मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है इस चैप्टर के हिसाब से। ये आगे आप एसिड बेस एंड साल्ट पढ़िएगा, मेटल नॉन मेटल पढ़िएगा, कार्बन चैप्टर पढ़िएगा, या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़िएगा। सारा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपने इसका नाम सुना भी होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, देखिए 2 केस हो सकता है। पहला, अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं, उस रिएक्शन में आप हीट को लगाइएगा तो रिएक्शन पूरा होगा। या दूसरा केस क्या होगा, अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं तो हीट आपको प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। यहाँ पे वो बात नहीं होगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, आपको इस रिएक्शन में हीट लगाना पड़ेगा, है ना। इसमें हीट या एनर्जी आपको लगाना पड़ेगा ताकि वो रिएक्टेंट उसको एब्जॉर्व करके अपने प्रोडक्ट को बना सके। यानी द रिएक्शन इन विच हीट इज, अच्छा हीट मतलब कहीं कहीं एनर्जी भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। द रिएक्शन इन विच हीट या एनर्जी is absorbed with reactant to the reaction in which heat or energy is absorbed with reactant to form the product is called endothermic reaction। ठीक है, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता हो, हीट की जरूरत पड़ती हो, है ना, बिना हीट का वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, उसी को हम लोग बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी अगर इसका एग्जांपल लिया जाए, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों से, हीट की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, तो अगर कहीं कंबशन हो रहा है तो उस कंबशन में भी हीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, या इसका और भी एग्जांपल काफी सारा है। ठीक है, सपोज N2 प्लस O2 प्लस हीट, N2 प्लस O2 प्लस हीट, ऐसा रिएक्शन है तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ जब जाएगा तो बनाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना। इसको नो मत पढ़िएगा, इसलिए नाइट्रोजन ऑक्साइड है 2NO। अब देखिए जरा इस रिएक्शन में क्या हुआ। इस रिएक्शन में ये N2 और O2 को अगर आपको रिएक्ट कराना है तो इसको रिएक्ट कराने के साथ साथ अगर इसको आप हीट प्रोवाइड नहीं कीजिएगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इस रिएक्शन में आपने क्या किया, हीट को खुद एक एनर्जी का फॉर्म में दिए। हीट का मतलब यहाँ एनर्जी भी समझिए उसको। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में हीट या एनर्जी को आप लगाते हैं, या जिस रिएक्शन में हीट या एनर्जी यूज होता है, उस रिएक्शन को पूरा करने में, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें आपको हीट मिलेगा नहीं, एनर्जी मिलेगा नहीं, आपको लगाना पड़ेगा तब ये रिएक्शन जाके पूरा होगा। ये कहलाएगा हमारा इंडोथर्मिक। या दूसरा मैं बोलता हूँ हमेशा, वो ग्लास में यूरिया ले लीजिए, यूरिया डालिएगा तो ग्लास का जो टेम्परेचर होता है वो मतलब ग्लास ठंडा हो जाता है। क्या होता है, ग्लास का जो टेम्परेचर होता है या वाटर का जो भी अपना टेम्परेचर होता है, उसका टेम्परेचर का कुछ हिस्सा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जिस रिएक्शन में हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। इस
ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं, इस रिएक्शन में आपको एनर्जी को लगाना पड़ता है, हीट को लगाना पड़ता है, तभी वो रिएक्शन जाके पूरा होता है। आपको प्रोडक्ट में कोई हीट या एनर्जी मिलने वाला नहीं होता, आपको लगाना पड़ता है। तो ये कहलाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। नोट कीजिए। फिर एक और टॉपिक है, उसको करके इस वीडियो को खत्म किया जाए। ठीक है। अगला जो टॉपिक है ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी, इसमें आपको हीट एनर्जी लगाना नहीं है, हीट या एनर्जी आपको इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको प्रोडक्ट के रूप में वो मिलेगा। द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड, हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड along with प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के साथ, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, सपोज C+O2 कार्बन का ऑक्सीजन से आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ बनेगा CO2 प्लस हीट। ठीक है। C6H12O6 प्लस O2, यहाँ मिलेगा आपको 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस हीट। ठीक है। समझिए इसको। जिस रिएक्शन में काफी आसान है ये, है ना, एंडोथर्मिक में आपको हीट या एनर्जी लगाने की जरूरत थी, एक्सोथर्मिक का आपको लगाना नहीं है, आपको वो प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा। द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज रिलीज्ड, जिस रिएक्शन में हीट या एनर्जी रिलीज होता है, हमें प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है या हासिल होता है, अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट किया तो CO2 मिला, साथ ही साथ क्या मिला? हीट मिला। ग्लूकोज है, इसको अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या मिला? हीट मिला। इन दोनों रिएक्शन में आपको हीट मिल रहा है तो ये एक्सोथर्मिक। पिछला वाला जो था उसमें आपको हीट लगाना पड़ रहा था, एनर्जी लगाना पड़ रहा था, तो वो कौन सा रिएक्शन था? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इस पे क्वेश्चन आता है जो कि आपके बुक में भी है। इस पे क्वेश्चन आता है कि वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों हम लोग रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं? देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब ये मत समझिएगा कि सांस लेना होता है। सांस लेने को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। सांस लेने को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। सांस लिए सांस छोड़े, है ना, ऑक्सीजन लिए CO2 छोड़े, तो ये आपका ब्रीदिंग हो गया। रेस्पिरेशन में आप क्या करते हैं कि जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड होता है, समझिएगा बात को, क्वेश्चन इसका आंसर आप खुद लिख कर देंगे। जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड होता है, वो डाइजेस्टेड फूड आपके हवा के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। आपके बॉडी में फॉर्म क्या हुआ है? ग्लूकोज फॉर्म हुआ है, और वो ग्लूकोज आपके ब्रीदिंग वाले ऑक्सीजन से रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद CO2 बनाए, जो कि आप छोड़ते हैं। बॉडी में वाटर भी फॉर्म होता है, साथ ही साथ हीट फॉर्म होता है। हीट का मतलब आपके बॉडी में क्या फॉर्म होता है? एनर्जी फॉर्म होता है। और मैंने क्या बोला? जिसमें हीट या एनर्जी फॉर्म होगा, प्रोडक्ट के साथ मिलेगा, वही तो कहलाएगा हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अब बोला जाता है वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आंसर ध्यान से सुनिएगा, लिखना है आपको। वाई, ये आप NCERT बुक पलट के देखिएगा, एक्सरसाइज में दूसरा या तीसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आंसर क्या होगा? रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज exothermic reaction because the glucose formed after the digestion of food in our body
रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज फॉर्म हुआ है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड हैंस फॉर्म CO2, वाटर एंड along with energy. And we know that the reaction in which energy is formed as product is called exothermic reaction. That's why respiration is considered as exothermic reaction. वीडियो को जो आप लिख रहे हैं ना, वो जो भी वो छूट गया हो तो आप क्या कीजिएगा, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके पीछे से और उसको देखते चलिएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। मैं रिपीट करूंगा तो लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा। मकसद समझ लीजिए, बोलने का मतलब क्या था। हमारे बॉडी में अगर फूड डाइजेस्ट हो चुका है, भोजन पच चुका है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में वो मतलब इकट्ठा रहता है। सांस जो आपने लिया है तो वो सांस लेने के साथ क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा, आपका ऑक्सीजन उस ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद CO2 H2O हीट बनाएगा, तो प्रोडक्ट के रूप में आपको क्या मिला, हीट या एनर्जी मिला। और जिसमें प्रोडक्ट में हीट या एनर्जी मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये सारा प्रोसेस हुआ आपके रेस्पिरेशन से, इसीलिए हम लोग रेस्पिरेशन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस दूसरा और तीसरा चैप्टर इससे काफ़ी जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको डिटेल में और धीरे धीरे करके लेके चल रहा हूँ। आप इसको समझिए, कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। एक और बात, धीरे धीरे आप लोग इसको कवर करते चलिए। जैसे चैप्टर खत्म होने पे आएगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को भी, हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स को भी, ठीक है। अगर कंडीशन सब नॉर्मल रहा, आप यहाँ पे आते हैं ऑफलाइन क्लास में, तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं भी आते हैं तो हम लोग एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट के वीडियो को जरूर अपलोड करेंगे यहाँ से किताब, ताकि आप उसको देख के अच्छे समझ सकें। बशर्ते आप मेहनत करेंगे और बोली हुई बातों को अगर आप मानेंगे तो, ठीक है। चूँकि मैं पढ़ाऊँ और आप पढ़ें नहीं तो मेरे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए।